ऑलरेडी पता है कि जावा के अंदर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब अगर मेमोरी में स्ट्रिंग बना दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको म्यूटेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावा की अगर मेमोरी की बात करें तो दो तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं या जो भी कुछ डेटा होता है कोड का, वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। या तो डेटा जो है वो स्टोर होता है स्टैक की फॉर्म में। अब ये स्टैक के बारे में हमने ऑलरेडी पहली क्लासेस में बात की हुई है। स्टैक यानी जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो कोड है, जो फंक्शंस हैं जावा के, वो भी एक के ऊपर एक स्टैक की फॉर्म में प्लेस्ड होते हैं। तो कुछ जो कोड का पार्ट होता है वो स्टैक की फॉर्म में मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और कुछ कोड का पार्ट एक हीप में स्टोर होता है। तो ये हो गई है हमारी हीप मेमोरी। तो जब भी हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि स्ट्रिंग str इज इक्वल टू h। अब इस केस में हमारे हीप के अंदर एक स्ट्रिंग बनेगी जिसमें हम h स्टोर करेंगे और हमारे स्टैक के अंदर बनेगा हमारा वेरिएबल str, और ये str कुछ इस तरीके से इस स्ट्रिंग h की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अब स्ट्रिंग्स के केस में अगर मान लीजिए हमें एक एक कैरेक्टर्स को ऐड करके h को पूरा हेलो बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग प्लस हमारा कैरेक्टर e, उसके बाद ये जो होगा ये बन जाएगा he, फिर लिखेंगे str प्लस l, ये बन जाएगा str प्लस दोबारा से l, ये बन जाएगा hell, फिर लिखेंगे str प्लस o और अब ये बन जाएगा हेलो। कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते करते हेलो बना देंगे। अब हर एक ऑपरेशन में मेमोरी में क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो h है वो एग्जिस्ट करता था मेमोरी के अंदर, अब उसके अंदर दोबारा से he बनेगा और अब हमारा जो पॉइंटर है वो पहले की तरफ पॉइंट ना करके अब इस he की तरफ पॉइंट करेगा और ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जब हमने l ऐड किया तो दोबारा से मेमोरी के अंदर hel नाम की एक नई स्ट्रिंग बनेगी और हमारा जो स्ट्रिंग है वो पुराने को ना पॉइंट करके अब नए को पॉइंट करेगा, दोबारा से मेमोरी के अंदर से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे hell और हमारा जो पॉइंटर है वो hel की जगह इस फोर्थ स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करेगा और नई एक और स्ट्रिंग बनेगी जो होगी hello यानी हेलो, और हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ str hell की जगह हमारी फाइनल स्ट्रिंग यानी हेलो की तरफ पॉइंट करेगा और ये जो हमारी पुरानी स्ट्रिंग्स होंगी ये डिलीट होती रहेंगी और नई स्ट्रिंग्स बनती रहेंगी मेमोरी के अंदर। अब जब भी मेमोरी के अंदर हीप के अंदर कुछ भी क्रिएट होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये टाइम वैसे तो मिली सेकेंड्स में लगता है, माइक्रो सेकेंड्स में लगता है, लेकिन मान लीजिए कि आपने बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जो कोड है, ये जो प्रोग्राम है, जब भी यूजर इस पर बैठा होगा तो ये टाइम मल्टीप्लाई होते होते सेकेंड्स का डिले दे देगा, जो कि कभी भी अच्छी बात नहीं है। तो आपका कोड जो भी आपकी एप्लीकेशन पर बैठा होगा उस यूजर को बहुत वेट करना होगा, जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि इतना वेट कोई नहीं करना चाहता। इसी वजह से स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आई, और स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से क्या होता है थोड़ा सा वो भी समझते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से कुछ ऐसा होगा कि जब भी हम स्ट्रिंग बिल्डर को बना देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर बनाया SB नाम का और हमने मेमोरी के अंदर H बनाया। अब जब भी मेमोरी के अंदर कोई चेंजेस करने होंगे, मान लीजिए हमें E ऐड करना होगा यहाँ पर, तो E इस तरीके से ऐड होगा। सबसे पहले E ऐड होगा, ये SB इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर स्ट्रिंग में L ऐड होगा, फिर स्ट्रिंग में एक और L ऐड होगा, फिर स्ट्रिंग में एक और O ऐड होगा। इस केस में स्ट्रिंग बिल्डर के केस में वो डायरेक्टली वहीं पर पॉइंट कर रहे हैं जहां पर हमारा स्ट्रिंग बिल्डर की ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, यानी हमारा H स्टोर्ड था, फिर उसी के अंदर चेंजेस करते 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 हमने H का हेलो बना दिया और हमें नई स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में, जिसकी वजह से टाइम काफी सारा चेंज होता है और मेमोरी में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में उसकी क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हीप के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होती हैं और नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे स्टैक में क्रिएट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। पर अभी के लिए आई होप कि थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि स्ट्रिंग बिल्डर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ कैसे करते हैं।
स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर काफी सिमिलर हैं। स्ट्रिंग के जो बहुत सारे ऑपरेशंस है वो हम स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी कर सकते हैं, तो इतना हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। प्लस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपने कुछ नए ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए, जो हमें काफी हेल्प करेंगे एज अ प्रोग्रामर। अब शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर्स के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर को हम डिक्लेयर कैसे। डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम विच इज स्ट्रिंग बिल्डर, और देंगे वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग हमें पास करनी है वो हम लिख देंगे। मान लीजिए हमें पास करना है टोनी, तो इस तरीके से हमने SB नाम का एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है। अब इसको स्ट्रिंग बिल्डर ना कह के इस क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग ही कहेंगे कि SB नाम की हमने स्ट्रिंग बना लिया है जिसका टाइप है स्ट्रिंग बिल्डर। अब SB को अगर हम प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे लिए जो प्रिंट हुआ है दैट इज टोनी। अब फिर से एक और चीज करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर निकालेंगे। किसी भी इंडेक्स पर स्टोर्ड हम कैरेक्टर निकाल सकते थे स्ट्रिंग्स के अंदर, और वही जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी काम करता है। तो मान लीजिए कि हमें प्रिंट करवाना है कैरेक्टर एट इंडेक्स 0, इंडेक्स 0। तो कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 को प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे sb.char@। ये फंक्शन हमने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा था। इसमें पास करेंगे हमारा जो भी इंडेक्स चाहिए हमें, और रन करेंगे इस कोड को, तो हमारे लिए प्रिंट होकर आएगा t। तो t जो है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर्ड था इस स्ट्रिंग के अंदर, इसीलिए t प्रिंट हो गया है। अब स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर एक और नया फंक्शन होता है। इस फंक्शन का नाम है सेट कैरेक्टर एट इंडेक्स। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि हम कैरेक्टर को देख रहे थे कि इस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, उस इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है उसको हटाकर वहां पर कोई और कैरेक्टर हम डाल सकते हैं। तो एक तरीके से वहां के इंडेक्स पर स्टोर्ड कैरेक्टर को हमने सेट कर दिया अपनी मर्जी से। क्या करेंगे, टोनी जो हमारी स्ट्रिंग है इसके अंदर 0th इंडेक्स पर सेट कर देंगे, इस t को रिप्लेस कर देंगे p के साथ। तो इसको करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है सेट कैर एट, और सेट कैर के अंदर दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। पहला होता है हमारा इंडेक्स, दूसरा होता है जो भी कैरेक्टर हमें वहां पर सेट करना है। तो इंडेक्स है 0 और सेट जो करना है कैरेक्टर दैट इज p। इसको भी सेव करते हैं और रन करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें हटानी पड़ेगी क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो चेंजेस हो गए स्ट्रिंग के अंदर। अब हमें प्रिंट करना है स्ट्रिंग को SB से, तो रन करेंगे कोड को, और अब हमारे लिए लास्ट में जो स्ट्रिंग प्रिंट हुई है दैट इज पोनी। तो जो t था वो रिप्लेस हो गया है p के साथ, तो 0th इंडेक्स पर जो कैरेक्टर था वो सेट हो गया है कैरेक्टर p के साथ। इसके अलावा जावा के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में एक और फंक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं इंसर्ट। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मान लेते हैं कि अभी हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसका नाम है टोनी। अब हमें इस टोनी को स्टोनी करना है। स्टोनी मतलब हमें इस s को इंसर्ट करना है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। कौन से इंडेक्स पर, 0th इंडेक्स पर। मतलब पहले हमारे 0th इंडेक्स पर था कैरेक्टर t, अब 0th इंडेक्स पर हम चाहते हैं s आ जाए और बाकी की बारी की जो स्ट्रिंग है वो शिफ्ट हो जाए पीछे। तो इसको करने के लिए एक इंसर्ट नाम का फंक्शन होता है। इंसर्ट नाम का फंक्शन हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि हम लिखेंगे sb.insert, और इसके अंदर सबसे पहले पास करेंगे वो इंडेक्स जहां पर हमें अपने कैरेक्टर को इंसर्ट करना है यानी 0, एंड उसके बाद पास करेंगे अपना कैरेक्टर विच इज s। और अब क्या करेंगे, अब अपनी स्ट्रिंग को यानी SB को हम प्रिंट करवा देंगे। तो अब हमारे लिए जो प्रिंट होकर आया है दैट इज टोनी। तो हमारे जो s है वो t के आगे आ गया। मान लीजिए कि हमें इसकी जगह क्या करना होता, हम चाहते कि टोनी जो है उसकी जगह हम लिख पाए TONNY। तो इस जो सेकंड इंडेक्स है 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पर हम एक n इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसको इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर 2 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा n, एंड उसके बाद अगर हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएं तो ये ऐसा कुछ रिजल्टेंट हमारे पास आएगा जिसमें हमारे पास टोनी विद अ डबल n प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग बिल्डर में चीज़ों को इंसर्ट भी कर सकते हैं।
अब हमने देख लिया कि कैरेक्टर गेट कैसे करते हैं, कैरेक्टर सेट कैसे करते हैं, एक नई चीज कैसे इंसर्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिलीट की। हम डिलीट भी कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर से। जिस भी इंडेक्स से, जिस भी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक हमें अगर कोई पार्ट डिलीट करना है स्ट्रिंग के अंदर से, तो उसको डिलीट करना पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, डॉट डिलीट फंक्शन यूज करेंगे और उस डॉट डिलीट की हेल्प से हम अपने कैरेक्टर या फिर एक सबस्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए हमने जो एक्स्ट्रा एन इंसर्ट किया था अपने कोड से, इसको हमें डिलीट करना है, तो डिलीट दी एक्स्ट्रा एन। इसको डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे एसबी डॉट डिलीट और स्टार्टिंग इंडेक्स सबसे पहले पास करेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे लिए होगा 2, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स से डिलीट करना शुरू करना है और थर्ड इंडेक्स तक जाना है। अब यहाँ पर जो एंडिंग इंडेक्स है वो नॉन इंक्लूसिव है, मतलब अगर हमने 3 पास किया है तो वो 3 नहीं लेगा, सिर्फ 2 तक जाएगा। अगर 4 पास किया होता तो सिर्फ 3 तक जाता। तो कुछ इस तरीके से अगर हमने 2,3 लिखा है तो फिर वो 2,2 तक ही जाएगा। और 2,2 मतलब हमारा सिर्फ एक कैरेक्टर यानी n। उसके बाद दोबारा से प्रिंट कर देंगे अपना स्ट्रिंग बिल्डर विच इज SB। तो अब हमारे लिए जो प्रिंट होकर आया है विच इज दी ओरिजिनल स्ट्रिंग टोनी। तो पहले क्या था, ओरिजिनल स्ट्रिंग थी टोनी, उसमें एक डबल n हमारे पास आ गया, फिर हमने उसको डिलीट कर दिया तो ओरिजिनल स्ट्रिंग पर हम वापस आ गए। अब मान लीजिए कि हमें टोनी का टॉय बनाना होता, तो वो n दोनों n हमें हटाने होते। तो उस केस में हम शुरू करते 2 से और लेकर जाते 3 तक। तो यहाँ पर एंडिंग कैरेक्टर हम 4 लिख देते हैं। इसको सेव करके अगर रन करें तो आउटपुट कुछ ऐसा होगा जिसमें पहले था टोनी, फिर हमने डबल n बना दिया और फिर दोनों n को हटाने के लिए हमने 2,4 पास किया, जिससे इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 वाले जो दोनों कैरेक्टर्स है वो हट गए हमारी स्ट्रिंग से। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है दैट इज टोनी। इसके अलावा हम अपनी जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसके अंदर चीजें अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड मतलब उसके एंड में चीजें जोड़ देना। अब जैसे हमने हेलो का एग्जाम्पल लिया था, तो उस हेलो के एग्जाम्पल में देखते हैं क्या था। अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर हम बनाते h का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, SB में अपेंड करते। अपेंड करना मतलब लास्ट में जोड़ देना। लास्ट में जोड़ते e, उसके बाद दोबारा से उसके लास्ट में हम जोड़ते l, दोबारा से अपेंड करते हम एक और l और फिर हम अपेंड करते o और एंड में प्रिंट करवाते अपने स्ट्रिंग बिल्डर को। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट आया हमारे पास हेलो। तो h से हमने पूरा हेलो बना दिया। और ये जो एक एक अपेंड वाली स्टेटमेंट है, इसमें मेमोरी में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर ये सेम चीज हम स्ट्रिंग के लिए करते तो उसमें लिखते str इज इक्वल टू str प्लस e। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट होती। यहाँ पर होता str इज इक्वल टू str प्लस l। इस केस में हर एक स्टेटमेंट में एक नई स्ट्रिंग बन रही होती है, लेकिन अपेंड के केस में उस सेम स्ट्रिंग बिल्डर में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम कम लग रहा है, ऑपरेशंस कम टाइम में पूरे हो रहे हैं और हमारा कोड ज्यादा एफिशिएंट है। तो इस तरीके से अपेंड जो है काफी हेल्प करता है यूजर्स को एंड प्रोग्रामर्स को। इसके बाद एक और फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग में यूज किया करते थे, विच इज डॉट लेंथ। डॉट लेंथ फंक्शन यहाँ पर भी काम करता है। अगर स्ट्रिंग जो है उसकी हमें एंड में लेंथ प्रिंट करवानी होती है, तो उसके लिए डॉट लेंथ जैसे हम स्ट्रिंग्स में यूज करते थे सेम उसी तरीके से यूज करेंगे। तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 5। तो हेलो की जो लेंथ है दैट इज 5। तो हमारे लिए इस तरीके से हम लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर की। अब हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस देख लिए स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जो हमें दी होगी एक स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या करना है, उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्ट्रिंग दी होती है हेलो, तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए OLLEH। अगर हमें मान लीजिए स्ट्रिंग दी है टोनी, तो हमारे लिए जो आउटपुट आएगा दैट विल बी YNOT। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है अमन, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट विल बी NAMA, नामा। तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है। अब इस रिवर्स करने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक होता है। काफी सारे तरीके हैं रिवर्स करने के, हम सबसे बेसिक तरीका देखेंगे जिसमें एक छोटी सी लॉजिकल चीज भी हम सीख पाएंगे। स्ट्रिंग को इमेजिन करते हैं एक एरे की तरह इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एरेज क्या होते थे। एरेज एक ब्लॉक होते थे जिसमें अलग अलग
पॉइंट पर एक अलग अलग एलिमेंट स्टोर होता था। तो यूजुअली एरे के अंदर नंबर्स हमने स्टोर करके देखे थे, तो 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से नंबर स्टोर होते थे। अब स्ट्रिंग को भी हम वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए हम हेलो का एग्जाम्पल लें, तो पहले 0th इंडेक्स पर h है, फर्स्ट इंडेक्स पर है e, सेकेंड इंडेक्स पर है l, थर्ड इंडेक्स पर है एक और l, और फिर लास्ट में बचता है सिर्फ फोर्थ इंडेक्स जिस पर है o। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारी स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में अगर हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हमें एक तरीके से आउटपुट में लेकर आना है कि ये जो लास्ट वाला o है ये तो शुरुआत में आ जाए, फिर ये जो l है ये यहाँ पर आ जाए, ये वाला l यहाँ हो, ये वाला e यहाँ हो, ये वाला h यहाँ हो। और एक तरीके से एक नया अगर एरे हम विजुअलाइज करें तो उसको समझेंगे कि वो पहले वाले एरे की इस एरे की कंप्लीटली कॉपी है। मतलब इसको पूरा उल्टा करके अगर रख दे तो वो रिवर्स हो जाएगी स्ट्रिंग हमारी। और इसको उल्टा करके रखने का एक छोटा सा लॉजिकल सॉल्यूशन ये होगा, अगर हम शुरुआत वाले और लास्ट वाले एलिमेंट को एनालाइज करें तो देखते हैं उनके लिए क्या हुआ। फर्स्ट एलिमेंट तो लास्ट में चला गया और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पर आ गया। अब ये ई को देखें, ई और एल को देखें तो ई यहाँ आ गया और एल यहाँ आ गया, और एल जो है जो मिडिल एलिमेंट है वो यहाँ का यहाँ आ रहा। तो इस केस में हमने क्या समझा कि हमें एक तरीके से फर्स्ट एलिमेंट को उठाना है और लास्ट एलिमेंट को उठाना है। लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे भेज देंगे, फर्स्ट को लास्ट पोजीशन पे भेज देंगे, तो फ्रंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बैक पोजीशंस पर चले जाएंगे और बैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्रंट पोजीशंस पर आ जाएंगे। तो हर एक फ्रंट के एलिमेंट को उठाकर बैक पर भेजना है और हर एक बैक के एलिमेंट को उठाकर फ्रंट पर भेजना है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है। और ये जो काम है ये हमें सिर्फ आधी स्ट्रिंग के लिए करने की जरूरत है। मतलब इतनी आधी स्ट्रिंग में अगर हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को पीछे की तरफ भेजते रहेंगे और इन्हीं की जो कार्बन कॉपी है, जो सेकेंड हाफ में एलिमेंट्स है, उनको आगे की तरफ भेजते रहेंगे। अब ये जो काम हमें करना है ये हमें आधी स्ट्रिंग के लिए करना है। जैसे ही हम HELLO में से अगर 5 हमारे पास ब्लैंक्स हैं, हम सिर्फ आधी स्ट्रिंग कंसिडर करें तो उसमें h को अगर हम लास्ट में भेज दें तो शुरुआत वाली जगह खाली हो जाएगी। उसमें सेम ऑपरेशन के अंदर हम इस o को यहाँ ले आएंगे, तो o को यहाँ ले आएंगे, फिर जाएंगे e पर, e को लास्ट में भेज देंगे, उसके बाद यहाँ जो l है उसे आगे ले आएंगे, यानी l को आगे, और एक लास्ट एलिमेंट बच जाएगा जिसको हम आगे ले आएंगे। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। और ये जो लॉजिक है, यहाँ पर तो ऑड हमारे पास एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास होता अमन जिसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं यानी इवन, तो हमारे पास 4 एम्प्टी बॉक्सेस होते, तो इसको भी आधे के लिए चलाते। मतलब यहाँ पर 5 का आधा हम ले रहे हैं 3, यहाँ पर 4 का आधा हम लेते 2, तो a और m के लिए सिर्फ चलता, a जाता लास्ट में, m जाता सेकेंड लास्ट पर। और जैसे ही a को लास्ट में भेजते तो लास्ट वाला कैरेक्टर कहाँ जाता, लास्ट वाला कैरेक्टर a की जगह आ जाता, तो यहाँ पर आ जाएगा n। और जैसे ही m a की जगह जाता तो a कहाँ आता, m की जगह, तो a यहाँ आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम शुरू के आधे एलिमेंट्स को अगर आखिरी पोजीशंस पर ले जाएं तो आखिरी के एलिमेंट्स को हम उसी टाइम पर उठाकर शुरू वाली पोजीशंस पर रख देंगे। तो कुछ इस तरीके का लॉजिक है रिवर्स द स्ट्रिंग में। और ये पूरा का पूरा लॉजिक हम स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से लिखेंगे, यानी एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको रिवर्स करके देखेंगे। स्ट्रिंग हम ले लेते हैं हेलो, एक लूप चलाते हैं। जब भी हमें किसी काम को रिपीट करना होता है हम लूप्स की हेल्प से उस काम को रिपीट करते हैं। और इस लूप में इंडेक्स जो है i = 0 से शुरू करेंगे और i जाएगा sb.length, यानी हमारे स्ट्रिंग बिल्डर की जो लेंथ है उसके हाफ तक। अब हमने देखा कि हमें सिर्फ शुरू के हाफ एलिमेंट्स को उठाकर आखिर में फेंकने की जरूरत है, आखिर वालों को उसी टाइम पर पहले की जगह ला सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ हाफ लेंथ तक लूप हमारा चल रहा होगा। इसे कर देते हैं डिवाइड बाई 2 i प्लस प्लस। सबसे पहले इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका इंडेक्स जिसको हमें रिप्लेस करना है। हमें फ्रंट के एक इंडेक्स को रिप्लेस करना है और हमें बैक के एक इंडेक्स को रिप्लेस करना है। और फ्रंट के जिस इंडेक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं दैट इज i, और बैक के जिस इंडेक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं दैट इज sb.length -1 - i। आई होप कि ये वाली जो लाइन है ये सबको समझ में आई होगी। शुरुआत से जो एलिमेंट, फ्रंट का जो एलिमेंट हम उठाकर पीछे फेंक रहे हैं उसका इंडेक्स है i, यानी ith इंडेक्स वाले सारे एलिमेंट्स को उठाकर पीछे रख रहे हैं। और बैक से मतलब कहाँ पीछे रख रहे हैं उनको, कौन सी पोजीशन पर, ith एलिमेंट को हम sb.length -i - 1 पर पीछे रख रहे हैं।
यानी अगर 5 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, जैसे हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, तो 0th पोजीशन पर जो है यानी h जो है वो कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 4th पोजीशन पर। 4 यानी 5 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है दैट इज 5 माइनस 1 माइनस 0। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो 4 आएगा हमारे पास। तो h को हम 4th इंडेक्स यानी o की जगह भेजेंगे। अब इसके बाद कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्रंट वाला कैरेक्टर कौन सा है उस इंडेक्स पर और बैक वाला कैरेक्टर कौन सा है उस इंडेक्स पर। तो कैर फ्रंट कैरेक्टर इज इक्वल टू हमारा कैरेक्टर विच इज sb डॉट कैर एट i एंड कैर बैक कैरेक्टर इज इक्वल टू sb डॉट कैर एट बैक। यहाँ पर इस i को भी हम फ्रंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रंट कैरेक्टर हमने निकाल लिया और बैक कैरेक्टर हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, फ्रंट कैरेक्टर को रिप्लेस करना है बैक कैरेक्टर से, बैक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है फ्रंट कैरेक्टर से। और ये काम जावा के अंदर हम कैसे करते हैं, जावा के अंदर यूज करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर्स का फंक्शन सेट कैर एट। सेट कैर मतलब उस कैरेक्टर को आप सेट कर दीजिए। तो sb डॉट सेट कैर एट फ्रंट का जो इंडेक्स है उसकी जगह हम बैक का कैरेक्टर पास कर देंगे और बैक का जो इंडेक्स है उसकी जगह हम पास कर देंगे अपना फ्रंट कैरेक्टर। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इस लूप के बाद हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे। तो इस कोड को एक बार रन करते हैं। इनिशियली स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर था हेलो और फाइनल आंसर आया है OLLEH। ये कैसे आया, सबसे पहले हमने एक लूप चलाया 0 से लेकर स्ट्रिंग बिल्डर की आधी लेंथ तक। उसमें हमने फ्रंट इंडेक्स और बैक इंडेक्स कैलकुलेट किया जिनको हमें रिप्लेस करना है एक दूसरे से। तो फ्रंट इंडेक्स हमें पता है आई होता है, बैक इंडेक्स को हमने पता किया कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ। उसके बाद वहां पर उन इंडेक्स फ्रंट और बैक इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर स्टोर थे हमने उसको निकाल दिया। तो फ्रंट कैरेक्टर को और बैक कैरेक्टर को निकाला डॉट कैरेट फंक्शन की हेल्प से। फिर हमने सेट कैरेट फंक्शन का यूज किया स्ट्रिंग बिल्डर में, जिसमें फ्रंट वाला जो इंडेक्स है उसको रिप्लेस कर दिया बैक कैरेक्टर से और बैक वाले इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया फ्रंट कैरेक्टर से। तो कुछ इस तरीके का काम हुआ कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग थी हेलो, अगर स्ट्रिंग थी हेलो तो सबसे पहले हमने इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर O आ गया, यहाँ पर आ गया H। फिर हमने इसको और इसको रिप्लेस किया, एक्सचेंज किया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया L और E हमारा आ गया यहाँ पर। एंड ये L यहाँ का यहाँ सीधे हमारे पास आ गया। तो स्ट्रिंग में एक रिवर्स स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। अगर इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो ये कोड कहाँ तक रन किया, ये कोड रन करेगा 0 से लेकर n/2 तक। और ये जो n/2 है ये कांस्टेंट है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बिल्डर्स का हम यूज करते हैं और इस